Allegens contraria non est audiens. A person who alleges things contradictory to each other will not be here. लैटिन मैक्सिम जो बताती है कि अगर एक व्यक्ति किसी चीज को लेकर कोई स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट है, मीन्स वो स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो क्या होगा, उसको व्यक्ति को नहीं सुना जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम सेक्शन 35 को पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के। तो सेक्शन 35 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसी मैगजीन के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या बोला कि एक व्यक्ति को एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी एक ही चीज को लेके वो दो स्टेटमेंट नहीं बोल सकता, या फिर हम बोले ए मैन कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम मोमेंट ऑफ। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 35 की, जो बेस्ड है केस लो जो था कोड्रिंगटन वर्सेस कोड्रिंगटन 1857 का केस। यहाँ पर से प्रिंसिपल जो था डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का, जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 35 में लिखा गया, वो निकल करके आया, जिसमें केस में ये बताया गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन जो है वो बेस्ड है किस चीज पे, इक्विटेबल पे बेस्ड है, यानी लॉ ऑफ इक्विटी, रूल ऑफ इक्विटी की बात करता है कि किस चीज पे बेस्ड है कि एक व्यक्ति को अगर चॉइस दी जाती है किसी चीज को सिलेक्ट करने की, तो वो व्यक्ति क्या होगा, उनमें से एक चीज सिलेक्ट करेगा और एक से सिलेक्ट करने पर उसको क्या होगा, सभी उस चीज को कंप्लीटली या तो सिलेक्ट करना पड़ेगा या कंप्लीटली रिनाउंस करना पड़ेगा चीज को, यानी कि कंप्लीटली या तो एक्सेप्ट करो या फिर उस चीज को छोड़ दो। ये दोनों चीजें इस केस लो के साथ हमारे सामने निकल करके आई। अब इस चीज के ऊपर ही बेस है हमारा जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 35, और इसकी जो सेक्शन 35 की जो बेसिक कंडीशन थी वो इंडिया में जो केस लो है हमारे पास धनपति वर्सेस देवी प्रसाद एंड अदर्स 1970 के केस में निकल के आई। तीन कंडीशंस निकल करके आई। पहली कंडीशन, एक व्यक्ति होगा और वह व्यक्ति क्या होगा, उसके पास ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होगा। क्या ट्रांसफर करने का, कोई प्रॉपर्टी। एक व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होगा, वो व्यक्ति मगर है इस ट्रांजेक्शन में, जिस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, व्यक्ति होगा पर उसके पास प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, कोई और व्यक्ति होगा जिसकी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा और वो ओनर होगा और उस ट्रांसफर के बदले वो उसको कोई ना कोई बेनिफिट देगा। तो ये हम बात करने वाले हैं क्या, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 35 में। तो दो कंडीशन तो हमारे सामने ये निकल करके आ गई। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, जो ये ओनर है जिसके ऊपर बेनिफिट आएगा उसके पास चॉइस है। चॉइस क्या है, या इलेक्ट करने की, या तो वो इसको जो ट्रांसफर का जो बेनिफिट है एक्सेप्ट करे या फिर नहीं करे। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास इस केस से धनपति वर्सेस देवी प्रसाद एंड अदर्स के केस में से निकल करके आई। अब हम सेक्शन 35 को समझें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम समझ लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, जो सेक्शन 35 है उसके साथ सेक्शन 180 से लेके 190 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के प्रोविजंस चलते हैं। इन दोनों के प्रोविजंस साथ चलते हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और हमारे पास दूसरी तरफ क्या है, सेक्शन 35 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। पहली बात ये। दूसरा, ये इक्विटेबल है। इक्विटेबल का मतलब लॉ ऑफ इक्विटी पे बेस्ड है, इक्विटेबल ट्रांजैक्शन होती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर तरह की प्रॉपर्टी में, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, दोनों प्रॉपर्टीज पे ये एप्लीकेबल होता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात इसके पर्सपेक्टिव में हमारे पास ये है कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, सभी पे इक्वली एप्लीकेबल होती है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, इसमें क्या होता है, सेक्शन 35 में हर तरह की ट्रांजेक्शन आती है, चाहे वो विल हो चाहे फिर वो हमारे पास डीड हो, हर तरह की इंस्ट्रूमेंट इसमें आती है, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट पे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो चलिए अब हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं इस केस को समझने के लिए, इन सारी बातों को समझने के लिए। देखिए, जब हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की, तो हमने बात की कि एक व्यक्ति को इलेक्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट करने का क्या मतलब होता है, इलेक्शन का मतलब होता है जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं तभी तो इलेक्ट करना होगा। जब चॉइसेस ही नहीं है, एक ही काम है वही करना है और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो चॉइस का तो सवाल ही नहीं होता। सवाल कब उठेगा इलेक्शन का, जब हमारे पास अल्टरनेटिव्स होंगे, ऑप्शंस होंगे। तो जब ऑप्शंस होंगे तो हम क्या करेंगे, उनमें से एक हमें इलेक्ट करना है। सेम यही बात है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का मतलब, एक व्यक्ति के पास कुछ चॉइसेस हैं। अब कौन है वो व्यक्ति, जो व्यक्ति होता है ओनर। ओनर किस चीज का, प्रॉपर्टी का। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी इमूवेबल मूवेबल दोनों भी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ओनर के पास चॉइस है सिलेक्ट करने का। क्या सिलेक्ट करने का, ये देखिए, क्या एक व्यक्ति है, ये है ट्रांसफरर। अब यहाँ देखिए, जनरली क्या होता है, ट्रांसफरर वो होगा जो ओनर होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफर वो होता है जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है, किसको, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चाहता है। और इस ट्रांसफर की वजह, इस ट्रांसफर की एवज में, ट्रांसफर के बिहाफ पे, ट्रांसफर के लेने के मतलब
ट्रांसफर के बदले क्या देगा, ट्रांसफर के बदले कोई ना कोई बेनिफिट देगा वो ओनर को। कौन देगा, ट्रांसफरर। कौन देगा बेनिफिट, ट्रांसफरर देगा। कहां से आएगा, सी से आएगा। सी और ए के बीच में लेन देन होगी, लेकिन ए और बी के बीच में लेन देन होगी, हमें ये बात ध्यान रखनी है। ए ट्रांसफरर है, सी ट्रांसफरी है जिसके पास प्रॉपर्टी जाएगी, और एक थर्ड पार्टी है ओनर जिसके पास ऑप्शन है कि वो प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर करना चाहता है या नहीं। देखिए बी के पास एक घर है, बी के पास एक घर है, ए जाता है बी के पास, आप घर बेचना चाहते हैं, मेरे पास एक ग्राहक है, तो ये सी है इसके पास जो कि ग्राहक भी खरीदना चाहता है। कितने रुपए का, बी बोलता है ठीक है 50 लाख रुपए का मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। ए बोलता है ठीक है 50 लाख रुपए का हम जो है आपको घर जो है खरीद लेंगे आपसे। अब क्या होगा, ए जो होगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा ट्रांसफरी को, बी को बेनिफिट दे रहे हैं 50 लाख का और उससे ले रहे हैं प्रॉपर्टी। अब बी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो 50 लाख रुपए ले ले या घर ले ले। ऐसा नहीं होगा कि वो कहते हैं ठीक है मुझे 50 लाख रुपए भी चाहिए, मुझे घर भी अपने पास रख लेना। द पर्सन हैज टू इलेक्ट आइदर दिस और दिस, या तो घर या फिर पैसे, दोनों में से एक उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यही है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। अब यहाँ एक और बात है जो हमें समझनी है और सीखनी भी है, वो ये है जब भी ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन की बात हो रही है, तो उसको प्रॉपर्टी का जो भी ट्रांसफर का बेनिफिट है, ये तो कंप्लीटली वर्ड यूज हुआ है इसके सेक्शन में, बेयर एक्ट में। कंप्लीटली का मतलब वो ये नहीं बोल सकता ठीक है मैं ये देखो ये मेरा घर है, घर में मेरे 4 कमरे हैं, मैं जो है एक कमरा अपने लिए रखूंगा और बाकी सबके 50 लाख रुपए एक्सेप्ट करता हूँ। उसने जो ऑफर दिया, जो बोला 50 लाख का, वो पूरे घर का दिया है। आप एक कमरा नहीं रख सकते, आपको या तो कंप्लीटली उसे एक्सेप्ट करना है या कंप्लीटली आपको रिनाउंस करना है। तो यही होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। सिंपल वर्ड्स में तो यही है। आगे आपके पास 10 पॉइंट्स आपके सामने बोर्ड पे दिख रहे हैं और इन्हीं पॉइंट से हमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 35 जो है समझना है, और बस इन्हीं को समझने के बाद सेक्शन 35 एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला है ट्रांसफर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। यही हमने एग्जांपल में समझा, ये ट्रांसफरर है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रोफेस करता है, घोषणा करता है कि ठीक है मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी इसकी नहीं, प्रॉपर्टी किसी और की है। बेनिफिट कन्फर्ड ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो बेनिफिट किसके पास जाएगा, वो ओनर के पास जाएगा, इसको भी मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, सिंपल प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एजेंट की तरह काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी में ट्रांसफर की तरह काम करते हैं, बस यही सेम है। बेनिफिट कन्फर्ड किस पे होगा, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी पे। अब यहाँ देखिए पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि बोले कि एक ट्रांजेक्शन, भाई मैंने बोला कि ये देखो 50 लाख रुपए का आप घर भेजना चाहते हैं, ठीक है हम खरीदना चाहते हैं। अब ये बोले 50 लाख का घर दिखाया है, पर जो है इसकी एक प्रॉपर्टी और है, ये उसको बीच इसमें इंक्लूड कर लेता है, नहीं, ये ट्रांजेक्शन अलग हो गई, ये ट्रांजेक्शन अलग हो गई। एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट होना चाहिए जब डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये ट्रांजेक्शन है तो यही है, 50 लाख का घर है तो 50 में जमीन को इंक्लूड करने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर ओनर्स ड्यूटी टू इलेक्ट, ओनर की ड्यूटी है इलेक्ट करना, चॉइस करना, या तो वो एक्सेप्ट कर ले कंप्लीटली कंप्लीटली ऑफर को, या फिर उसको रिजेक्ट कर दे। इन सेम कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब बेनिफिट जो है इसके पास क्या है, ओनर भी है वो प्रॉपर्टी का और वो बेनिफिट भी उसके पास आ जाएगा, उसके पास सेम कैपेसिटी में होंगी, या तो वो बेनिफिट लेगा या ओनरशिप छोड़ेगा, ओनरशिप छोड़ेगा या बेनिफिट लेगा, दोनों में से एक ही बात है कि या तो उसने क्या किया, बेनिफिट लूंगा मैं या फिर बेनिफिट नहीं लूंगा। बेनिफिट नहीं लूंगा तो प्रॉपर्टी जो है मेरे पास रहेगी, और बेनिफिट लूंगा तो प्रॉपर्टी मैं दे दूंगा। तो ये दोनों में से उसको एक इलेक्ट करना पड़ेगा और सेम कैपेसिटी में रहेगा, मतलब ओनर ऑफ प्रॉपर्टी रहेगा। लेकिन इसी में बेयर एक्ट में आप जाएंगे तो उसमें लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा कि उसमें ये बोला है कि अगर एक पर्सन, एक ही पर्सन है, वो उसके अंदर 2 पर्सन मर्ज होगा, 2 पर्सन का मतलब 2 से ज्यादा कैपेसिटी में काम करता है। जैसे एज ए ट्रस्टी भी काम करता है, एज ए गार्जियन भी काम करता है, एक इंडिविजुअल की तरह भी काम करता है। तो तब वो ऐसे कर सकता है कि ठीक है मैं यहाँ पे बेनिफिट छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे बेनिफिट जो है मैं ले रहा हूँ, तो उस तरीके से वो काम कर सकता है। लेकिन क्या होगा, जब हम एज एन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो वो सेम कैपेसिटी में ही रहेगा। यही इस चीज का रूल है। देखो जब आप बेयर एक्ट में जाएंगे तो इस एक्ट में एक पैराग्राफ, जो सबका पहला पैराग्राफ है, उसमें सब चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद जो आपको पैराग्राफ में दिखेंगे वो सब है एक्सेप्शन है,
ठीक है। और एक्सेप्शन के बाद बताया गया है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है तो सस्पेंशन कब होता है इलेक्शन का। बेयर एक्ट में जब आप जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन दिया हुआ है। हमको कई बार जब हम पढ़ने बैठते हैं एज ए लेमैन या फिर हमें लॉ स्टूडेंट की तरह भी पढ़ने बैठते हैं तो भी कई बार हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो अभी मैंने आपके सामने 10 पॉइंट्स लिखे, इसकी चीजें इनसे ही आपको सब समझ में आ जाएगा कि बेयर एक्ट में क्या है। देखिए जब हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना किसी भी एग्जाम में, तो हम चाहे मैं कह दूं कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग हम नहीं अटेम्प्ट कर सकते, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को हम नहीं लिख के आ सकते, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स नॉट कंप्यूटर्स। हम हर चीज को रट नहीं सकते, हर चीज को हम याद करके वहां एज इट इज नहीं लिख के आ सकते। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो लिख के भी आ जाता है तो वहां पे मार्क्स इतने अच्छे नहीं मिलते जितने उस व्यक्ति को मिलेंगे जो चीजें समझा के लिख के आएगा। क्योंकि बेसिक पर्पस हमारा क्या है, जब एक एनालिसिस होता है व्यक्ति को कितना आता है, तो रट्टाफिकेशन करके नहीं एनालिसिस हो सकता। एनालिसिस कैसे होगा, जब व्यक्ति अपने शब्दों में इलिस्ट्रेशंस के साथ में समझाएगा कि हाँ ये इस चीज का मतलब है, तभी तो उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करवाएंगे ना। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो समझनी जरूरी है, इंटरप्रिटेशन भी उन्हीं शब्दों में करना जरूरी है, लेकिन समझना और लिखना हमें अपने शब्दों में पड़ेगा। देखिए इन सेम कैपेसिटी अभी आपने पढ़ लिया मोड ऑफ इलेक्शन। तो मोड ऑफ इलेक्शन क्या है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मोड ऑफ इलेक्शन क्या है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब सिंपल बोल दिया कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, या तो मैं बेनिफिट लेता हूं या फिर नहीं लेता। इम्प्लाइड क्या होगा, इम्प्लाइड कैसे होगा, एक्ट के थ्रू। एक्ट के थ्रू का मतलब वो उस चीज को ना तो आंसर नहीं करता, जैसे समझाते हैं ना प्रॉपर्टी, आप ठीक है आप ये आपके पास पैसे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी दे दीजिए, पैसे आपके, तो पैसे रख लिए, उसका मतलब तो सिंपल सी बात है पैसे आप घर प्रॉपर्टी छोड़ रहे हैं। तो यही बात है कि इम्प्लाइड से मतलब एक्शन इस तरीके का लिया कि समझ में आ गया कि उसने कौन सी चॉइस को इलेक्ट किया है। फिर रेक्विजिशन टू इलेक्ट। रेक्विजिशन टू इलेक्ट का मतलब नोटिस भेजना। जब व्यतीत हो जाता है, एक साल जब कंप्लीट हो जाता है, किस चीज को, इसको ऑफर दिए हुए, जब उसको ऑफर दिया गया कि भाई आप या तो अपनी प्रॉपर्टी दे दीजिए या फिर जो है क्या है आप जो है प्रॉपर्टी दे दीजिए, या फिर प्रॉपर्टी नहीं दीजिए, प्रॉपर्टी देंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे और अगर नहीं देंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। आप एक चीज सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टी या फिर आप बेनिफिट। तो एक साल का टाइम हो गया ऑफर दिए तक। अब क्या हुआ, ये ना तो हाँ में उत्तर देता है ना में उत्तर देता है। तो ट्रांसफरी क्या होता है, रेक्विजिशन बना के भेजता है और पूछता है बताइए भाई आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या आप इसको रिजेक्ट करते हैं, आपकी सहमति है या फिर असहमति है। और एक साल के अंदर जो है उसको जवाब देना था, उसने नहीं दिया, रिक्विजिशन बना के ट्रांसफरी ने भेजा। अब यहाँ पर भी तभी भी वो आंसर नहीं करता ओनर, तो क्या होगा, तो मान लिया जाएगा कि उसे ऑफर एक्सेप्ट है, प्रॉपर्टी हो गई ट्रांसफरी की, पैसे हो गए ऑनर के। और अगर वो उत्तर देता है तो फिर तो उसी हिसाब से चलेगा जैसे कि उसका उत्तर होगा। फिर सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन। सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन, इसमें बात की गई है डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी किसकी, ओनर की, क्योंकि ओनर को सिलेक्ट करनी है ना चीज, तो डिसेबिलिटी किसकी, ओनर की बात होगी। तो अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है ओनर को, तो जब तक उसकी वो डिसेबिलिटी जो खत्म नहीं हो जाती है तब तक के लिए जो है सस्पेंशन होगा इलेक्शन का, मतलब उस टाइम पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा जो अभी हमने बात की। तो तब तक जब उसको ठीक हो जाएगा, अपने पूरे होशोवास में आ जाएगा कि वो डिसीजन ले सके, तब जाके फिर से दोबारा से कंटिन्यू होगा टाइम पीरियड और उससे पूछा जाएगा अदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। देन इलेक्शन अगेंस्ट ट्रांसफर। इलेक्शन अगेंस्ट ट्रांसफर का मतलब जब ट्रांसफर करना पड़ेगा तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो प्रॉपर्टी ले लीजिए या फिर प्रॉपर्टी नहीं लीजिए। बस सिंपल, ये तो बात समझ में आ गई। या तो प्रॉपर्टी लेंगे तो आप क्या करेंगे, बेनिफिट छोड़ रहे हैं, 50 लाख छोड़ रहे हैं, और अगर आप पैसे ले रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी छोड़ रहे हैं, तो यू हैव टू इलेक्ट वन। देन राइट ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। अब यहाँ पर एक वर्ड और आ गया, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। अब डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी की जब हम बात करते हैं तो डिसअपॉइंटेड का क्या मतलब होता है, निराश। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, जो निराश ट्रांसफरी है उसकी बात कर रहे हैं। अब अगर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने जो ट्रांसफरी है उसको जो है ये जो है ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ट्रांसफरी का क्या साथ क्या होगा, यहाँ पर ये समझना है। जो बेयर एक्ट में एग्जाम्पल दिया गया उसमें बताया गया कि सुल्तानपुर का एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस को ट्रांसफर करने, उस फार्म हाउस की कीमत जो है वो 800 रुपए है। देखिए जो मैं एग्जाम्पल है दिया हुआ इलस्ट्रेशन वही बात कर रही हूँ। एक फार्म हाउस है, फार्म हाउस की जो कीमत बताई है 800 रुपए बताई है, और उसकी जो ट्रांसफर है बेनिफिट देता है ओनर को 1000 का, तो वो रिक्विजिशन प्रोफेस कर देता है 1000 रुपए इसके पास जो है दे देता है इसको कि ठीक है, और ये क्या कहता है कि मुझे 1000 रुपए एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं तो अपने फार्म हाउस को ही रखूंगा। तो क्या होगा, ट्रांसफरी कैसे हुआ, निराश हो गया,
भाई इसको जो है डील इसकी पूरी नहीं हुई तो ये दुखी हो गया। अब इसका क्या अधिकार है, इसका कुछ अधिकार बनता है क्या? हाँ, इसका अधिकार बनेगा। क्या अधिकार बनेगा? दो केसेस में, एक तो बोला अगर विद कंसिडरेशन है और एक विदाउट कंसिडरेशन है। ये कैसा है? विद कंसिडरेशन है। तो विदाउट कंसिडरेशन तो गिफ्ट वगैरह हो गया जिसमें कुछ हो नहीं था, और विद कंसिडरेशन जब जो है पैसों की बात हो रही है, कुछ मिल रहा है कुछ ले रहा है, आपस में लेन देन की बात हो रही है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि दोनों ही केस में अगर हम विदाउट कंसिडरेशन की बात करें, एक व्यक्ति की डेथ हो गई या फिर वो कोई और ऑफर नहीं बना सकता, कहीं और उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है ट्रांसफर ही, तो उस केस में क्या होगा? या फिर दूसरा बोल रहे हैं दूसरे केस में कि व्यक्ति की जो डेथ हो गई है, जब विद कंसिडरेशन की बात करें सेम है कि व्यक्ति की डेथ हो गई है या फिर वो किसी तरीके से मना कर रहा है बेसिकली कि मुझे जो है ट्रांसफर नहीं करना है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ट्रांसफरर को क्या करना पड़ेगा? जितनी प्रॉपर्टी की कीमत है, जितनी प्रॉपर्टी की कीमत है वो प्रॉपर्टी की कीमत के पैसे इसको लौटाने पड़ेंगे। अगर ट्रांसफरर जीवित है तो, और अगर जीवित नहीं है डिसीज्ड है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको लौटाने पड़ेंगे। बस सिंपल बात है कि जो ट्रांसफरिंग ने पैसे दिए 800 रुपए की प्रॉपर्टी थी तो इसको लौटाइए। बाकी के 200 रुपए कहाँ जाएंगे? तो बाकी के 200 रुपए जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव के पास, यानी यार जो कि हमारा ट्रांसफर है उसके पास जाएंगे। तो ये है हमारा जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। इसमें एक एक्सेप्शन की बात करी, इलेक्शन यहाँ पे आता है इलेक्शन अगेंस्ट ट्रांसफर। यहीं पे सुनिए कि एक्सेप्शन की क्या बात है। तो एक्सेप्शन की बात ये होती है कि अगर जो है जनरल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है कि एक व्यक्ति को या तो पूरा ट्रांसफर एक्सेप्ट करना है या पूरा रिजेक्ट करना है। जो ऑफर बना है ये तो कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट करना है, कंप्लीटली रिनाउंस करना है। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर एक व्यक्ति को एक ट्रांजेक्शन में से जो है दो बेनिफिट हो रहे हैं, एक तो उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जैसे हमने बात करी, ठीक है, और एक कोई और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो रही है जो कि इसमें ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है। देखिए तो क्या होगा, जब जिस ट्रांजेक्शन कुछ बेनिफिट आ रहा है तो वो इस चीज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उस चीज को उसको मतलब उसके पास चॉइस है, वो उसे वो बेनिफिट को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो यहाँ पे इसके अगेंस्ट भी करता है। तो ये तो हम एक्सेप्शन की भी बात कर ली, सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन की बात कर ली और डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर की भी बात कर ली। आई होप आपको ये इजी लगा हो और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।